सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज संधि का मैं दूसरा भाग आपको बताने जा रही हूँ। आपने पहली वीडियो में संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पिछली वीडियो में आपने स्वर संधि के बारे में जाना था, स्वर संधि जोड़ना तोड़ना, स्वर संधि के भेद सबके बारे में जाना था और मैंने स्वर संधि से संबंधित कार्य पत्रिका भी आपको भेजी है। प्यारे बच्चों, आप वीडियो ध्यान पूर्वक देखा करो। वीडियो जो देखते हो उसी से संबंधित हम कार्य पत्रिका आपको भेजते हैं। कार्य पत्रिका उसी समय भेजा करो जैसे आप स्कूल में टाइम टेबल रखते हैं, हर पीरियड आपके टाइम टेबल के अनुसार होता है। ऐसे घर में भी आप एक टाइम टेबल बना लो जिसमें आप पूरा टाइम टेबल लिख लो कि मैंने इंग्लिश की वर्कशीट इस टाइम भेजनी है, मैथ की इस टाइम भेजनी है, हिंदी की इस टाइम। ये नहीं है कि आप पूरा दिन ही लगे रहो, जब आपका दिल करे तब भेज दी। आपको इन सब के नंबर मिलेंगे जो आप नियम पूर्वक और बिल्कुल रेगुलर भेजेंगे तो आपके उसी के अनुसार नंबर लगेंगे। ये मत सोचो कि हम देख नहीं रहे, हम बार बार आपको वर्कशीट व्हाट्सएप पर रिमाइंडर भी भेज रहे हैं। आप उसे तो ध्यान पूर्वक पढ़ते नहीं, बार बार मैसेज करते रहते हो। प्यारे बच्चों, आप व्हाट्सएप के पूरे मैसेज ध्यान से पढ़ा करो और वीडियो भी ध्यान से देखा करो कि इसमें क्या बात बताई गई। ठीक है, तो आज हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर भी हो या व्यंजन हो, तब दोनों के आने से जो परिवर्तन या बदलाव होता है या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश, आप उदाहरण में देखेंगे जगत में त लिखा हुआ है और ईश में ई। त क्या है? व्यंजन, और ई क्या है? स्वर। तो इन दोनों के मिलने से जगदीश बना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे उत जमा छल। उत जब च हमारे पास तय हो और बाद में वर्ण हो तो दूसरा वर्ण पहले वर्ण में बदल जाता है, उच्छल। व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। वर्ग का पहला मतलब जैसे क ख ग घ ण, इसमें वर्ग का पहला क्या है? क। च छ ज झ ण, इसमें वर्ग का पहला क्या? च। ट ठ ड ढ ण, इसमें वर्ग का पहला ट। इसी प्रकार त थ द ध न, इसमें वर्ग का पहला त। और प फ ब भ म, इसमें वर्ग का पहला प। प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा जैसे क वर्ग देखेंगे हम क ख ग घ, इसमें तीसरा चौथा क्या है? ग घ। ये ब्रैकेट में दिए गए हैं ग घ ज झ ण ण द ध ब म र ल व। अथवा कोई भी स्वर हो तो क का ग और च का ज, ट का ण, त का द तथा प का ब हो जाता है। समझ आई? पहला नियम क्या बताया? वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। बस आपने सिंपल ये याद रखना है कि वर्ग का पहला तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अर्थात वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिक जमा अंबर दिगंबर, वाक जमा ईश वागीश। इसी प्रकार आपके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आप ये खुद पढ़ेंगे। संधि में बार बार पढ़ने से ही आता है। जैसे जगत जमानंद जगदानंद। दूसरा नियम है दूसरा नियम व्यंजन का, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से म तक। क से म तक को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं।
यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण मतलब वर्ग का अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। अब देखेंगे उदाहरण किम जमा चित। किम में म क्या है? म के बाद स्पर्श व्यंजन क्या है? च किस में बदला? म किस में बदला? अनुस्वार में। अनुस्वार क्या है? पंचम वर्ण, म की लाइन वाला। अब तीसरा उदाहरण, तीसरा नियम देखेंगे ग। यदि म के बाद य र ल व श ह आए तो म अनुस्वार बदल जाता है। ये तो बहुत ही आसान है। जब हमारे पास म हो, म अनुस्वार, अनुस्वार की पहचान आपको पाठ 2 में बताई गई थी वर्ण विचार में। अनुस्वार में हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। बिंदी अर्थात जब हम बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार की पहचान है बिंदी। अब उदाहरण देखेंगे सम जमावाद संवाद। सम जमा सार संसार, मैं को किस में बदल दिया? अनुस्वार में, घ। चौथा नियम देखेंगे प्रथम वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। कहने का भाव है जो वर्ग का पहला वर्ण है वह पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे क च ट त प यदि हमारे पास हो और बाद में म न हो, पंचम वर्ण हो, पंचम वर्ण होता है अंतिम वर्ण, तो वह पंचम वर्ण में बदलता है। जैसे वाक जमा मय वाग्मय, दिक् जमा नाथ दिग्नाथ, उत जमा मत उन्मत्त। इसी प्रकार और उदाहरण खुद पढ़ेंगे। त संबंधी विशेष नियम। अब है त व्यंजन के विशेष नियम। त व्यंजन के इसमें बहुत सारे नियम बताए हैं कि जब हमारे पास त हो, त व्यंजन में हम इन नियमों का पालन करते हैं। नियम नंबर 1, यदि त के बाद च और छ हो, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसके 2 भाग होते हैं। पहले भाग में यदि त के बाद च और छ हो तो त का च बन जाता है और ज और छ आए तो ज में, और यदि ल हो तो ल हो तो त और ल में बदल जाता है। उदाहरण देखेंगे उत जमा चर्ण। इसमें देखो पहला 2 भाग में, पहले भाग में त किस में बदलेगा? च। उत जमा छेद उच्छेद, सत जमा जन सज्जन, विपत जमा जाल विपजाल। आप ध्यान पूर्वक देखिए, जो दूसरे वाले का वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद का दूसरा भाग है, तो पहले वाला वर्ण दूसरे वाले वर्ण जैसा ही बन जाता है। दूसरा नियम है यदि त के बाद श आए तो त का च और श का छ बन जाता है। जैसे उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। तीसरा नियम देखेंगे, यदि त के बाद कवर्ग तवर्ग पवर्ग के तीसरे चौथे वर्ण य र ल या कोई और स्वर हो तो त का द बन जाता है। आप देखो जगत जमा ईश, जगत जमा ईश में त दिया है, त और बाद में क्या है? स्वर क्या है? ई। तो हमारा त किस में बदल गया? ई में, और त के साथ जो हमारा त था द में बदला और ई की मात्रा साथ में लगेगी। चौथा नियम है यदि त के बाद ह आए तो त को द में बदल देते हैं। उत जमा हार उद्दार। पांचवा नियम देखेंगे, मैं बच्चों पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, अब भी मैं दोबारा बता रही हूँ। संधि को जब आप बार बार पढ़ेंगे, आप नियम एक बार जरूर पढ़ेंगे, 2 बार जरूर पढ़ेंगे, पर
संधि विच्छेद करना और संधि जोड़ना, जब तक आप बार बार शब्दों पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको नियम रटने से संधि याद नहीं होगी। आप इसे तोड़ना और जोड़ने वाले शब्दों पर ध्यान देंगे। पांचवा नियम देखिए, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो, इसे जैसे द्वितीय व्यंजन बन जाता है। आप उदाहरण देखेंगे, सम जमा मति, इसमें पहली तरफ भी म है और दूसरी तरफ भी मैं है, तो जब मैं के नीचे हलंत लगा है तो वह मैं भी में ही रहेगा। सम जमा मान सम्मान, अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं आता, केवल वही वर्ण बन जाता है। अगला नियम देखेंगे, स संबंधी नियम। स से पहले अ और ओ भिन्न स्वर हो, भिन्न मतलब अलग, जैसे श का श हो जाता है। वी जमा शाद विषाद, सु जमा समा सुषमा। आपने देख लिए 6 नियम आपको बता दिए। 7वां नियम देखेंगे, न संबंधी नियम। न संबंधी नियम, यदि री और र श के बाद न व्यंजन हो तो न कर्ण हो जाता है। देखेंगे उदाहरण, परि जमा नाम परिणाम। अब न दिया है ना बाद में, न का क्या बन गया नो। भर जमा न भरण, री जमा न ऋण। अगला नियम देखेंगे, र संबंधी नियम। यदि र से पहले र हो और र से पहले हस स्वर हो। हस स्वर कितने थे? 4। छोटा अ ई उ री, ये 4 क्या होते हैं? हमारे हस स्वर। तो हस स्वर दीर्घ स्वर में हो जाता है और र खत्म हो जाता है। लोप होना अर्थात खत्म होना। आपको दिया है ना, हस स्वर का दीर्घ होकर र का लोप हो जाता है। लोप होना अर्थात खत्म होना। उदाहरण देखेंगे, नीर जमा रव, नीरव। अब नी की मात्रा हमारी कौन सी थी? छोटी। और र कितने थे? 2। तो दोनों र में से एक र क्या हो गया? हलंत वाला खत्म, और न की मात्रा हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी। अगला नियम, विशेष नियम। विशेष मतलब अलग से, जैसे आलोक, जो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई हम ये सब नियमों के बाद एक विशेष नियम देखिए। यदि हस स्वर कितने बताए थे? 4। अब इसमें हस स्वर कौन कौन से आए? अ ई उ के बाद 6 हो तो च जुड़ जाता है। अब देखो, वी जमा छेद विच्छेद, हमने वी के बाद क्या जोड़ दिया? च। अनु जमा छेद अनुच्छेद। मैंने आपको किसके बारे में बताया? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मैंने आपको विस्तार से बता दिया। उससे पहले स्वर संधि के बारे में बताया था। अब स्वर संधि के बाद संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग का उच्चारण हिंदी में ह के समान होता है। विसर्गों का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत भाषा में करते हैं। हिंदी भाषा में तो कुछ ही शब्दों में विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण जब हिंदी में करते हैं तो ह के बराबर होता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। अब है संधि बनाने का नियम। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाने पर जो विसर्ग होते हैं उसमें विकार होता है। विकार मतलब परिवर्तन, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का भाव है, विसर्गों को हटाकर हम स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। दु जमा शासन दुशासन, मन जमा योग मन योग। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग का आ ओ हो जाना। अब इसमें क्या बताया? जब हमारे पास विसर्ग है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शब्द बने जो हम प्रयोग करते हैं
इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप आराम से बना पाएंगे। आपने थोड़ा सा इसी बात पर ध्यान देना है। अ के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए तो अ विसर्ग अ और ओ हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, सरह जमा ज, सर के बाद दो क्या है, विसर्गे, तो यहाँ कौन सा है, ज। ज कौन सा वर्ण है, च छ ज, तीसरा वर्ण हो तो ओ बन जाता है। सरोज, यश जमा गान, यशोगान। अब अपवाद का मतलब होता है जो थोड़े अलग हो। पुनः जमा अत में विसर्ग र हो जाता है। पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। अंतर जमा ध्यान, अंतर्ध्यान। ख, दूसरा नियम देखेंगे, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या य श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देखिए, निहि जमा चय, निश्चय। अब यह हमारे बाद में क्या था, च। दूसरा देखेंगे, निहि जमा छल, निश्चल। ग उदाहरण, अब तीसरा नियम देखेंगे, ग उदाहरण नियम में देखेंगे, विसर्ग के बाद यदि ट ठ और त थ आए तो श और श में बदल जाते हैं। देखेंगे आप, धनु जमा टंकार, टंकार में क्या है, ट। और दुहु जमा तर, तर में क्या है, त। नी जमा तार में क्या है, तार। तो अब हमने किस में बदल दिया, धनु के बाद हमने क्या लगाना, श। दु के बाद लगाएंगे श। इसमें ट ठ के बाद ट ठ त थ श और श में बदल जाते हैं। विसर्ग में परिवर्तन न होना। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे वैसे के वैसे लिखे जाते हैं। जैसे अंत जमा कर्ण, अंतकर्ण। प्रातः जमा काल, प्रातः काल। अत जमा पतन, अधपन, अध पतन। अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अपवाद देखेंगे जो अलग है, नम एवं पुरह में विसर्ग का श हो जाता है। नम जमाकार, नमस्कार। पुरह जमाकार, पुरस्कार। प्यारे बच्चों, ये विसर्ग के बारे में बताया, विसर्गों के थोड़े से नियम। अब विसर्ग का लोप हो जाना, लोप होना, खत्म होना। कुछ शब्दों में हम विसर्गों को हटा देते हैं और उन्हें अलग से लिखते हैं, उनमें विसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता। हम हिंदी में जो शब्द जैसे लिखते हैं उनको हम वैसे ही प्रयोग करते हैं। इसके भी कई नियम बताए गए। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न मतलब अलग, तो विसर्गों का लोप हो जाता है। अतः जमा एव, अतएव। आप ऐसे लिखते हो ना हिंदी में, यश जमा सवी, यशस्वी। आप ऐसे जो शब्द हिंदी में जैसे लिखते हैं हम वैसे ही लिखेंगे। दूसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पहले स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा, अर्थात मात्रा बड़ी हो जाएगी। नी में मात्रा कौन सी है, छोटी ई की। परंतु जब हम विसर्गों का खत्म कर देंगे तो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में बदल जाएगी। नी जमा रोग, निरोग। निहि जमा रव, नीरव। अगला नियम देखेंगे, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे तो विसर्ग र में बदल जाता है। अब देखेंगे, अ आ को छोड़कर कोई भी हो, कितने स्वर थे, 11।
11 में से हमने कितने छोड़ देने हैं? 2 स्वर को छोड़कर बाकी 9 में यदि कोई भी हो तो र में बदलता है। नी जमा इही निर्ही, दू जमा आत्मा दुरात्मा। अगला नियम च, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा और कोई अन्य स्वर दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद य र ल व और है या तीसरा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। समझ देखेंगे ध्यान से। विसर्ग के बाद आ और कोई दूसरा स्वर और विसर्ग के बाद य र ल व या तीसरा, चौथा, पांचवा। बच्चों, आप ये वर्णमाला के वर्णों को एक कापी में लिख लो। पहले स्वर लिखो, फिर व्यंजन लिखो। आपको यदि स्वर और व्यंजन का क से ग तक और अ से री तक स्वर लिखेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे। तो अब देखेंगे, नी जमा गुण निर्गुण, नी जमा जल निर्जल। अगला नियम, यदि अ के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद य र ल व में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। मन जमा योग मनोयोग, मन है जमा रम मनोरम। हिंदी की विशेष संधियां, ये बहुत विस्तार में है संधि वाला पाठ। आप इसे शिफ्टों में पढ़ेंगे। एक बार व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी बार में विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। एक दिन में, हम वीडियो में तो एक दिन में करवा रहे हैं, आप इसे 2 या 3 बार में पढ़ेंगे। आपके पास पूरा एक सप्ताह होता है। आप ध्यान से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा काम हो गया। थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो हो जाएगा। अब है नंबर 1, ह का लोप होना। लोप होना मतलब ह खत्म होना। कभी कभी कुछ शब्दों का संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, यह जमा ही यही, उस जमा ही उसी। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखेंगे। दूसरा नियम, कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी लोप हो जाता है। पहले शब्द से आ स्वर का और दूसरे से ह का लोप हो जाता है तो अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे वहां जमा ही वहीं, कहाँ जमा ही कहीं, जहां जमा ही जहीं। अब तीसरा नियम देखेंगे, आ का अ हो जाना। कान जमा कटा कनकटा। इसमें आ का क्या हो गया? आ खत्म और अ हो गया। चौथा नियम, ह का भ में बदलना। अब, सब, कब, जब, तब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ह का भ हो जाता है। क्या बताया? अब, कब, जब, तब आदि शब्दों में है के बाद ही हो तो भ में बदल जाती है। उदाहरण देखेंगे, जब जमा ही जभी, कब जमा ही कभी, सब जमा ही सभी। पांचवा नियम देखेंगे, ई और ई के स्थान पर ऐ हो जाता है। जैसे देवी जमा आ देवियां। अब इसमें हमने व की मात्रा क्या बदल दी? छोटी में। नदी जमा आ नदियां। अब ये वाला नियम, आप जब हम वचन बदलते हैं तो हमेशा वचन बदलने में हम बड़ी मात्रा को छोटी ई में बदलते हैं। वही वाला नियम यहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चों, आज आपने यहाँ बहुत सारे नियम पढ़े। आप इसे ध्यान पूर्वक करेंगे और इसे 1-2 बार पढ़ेंगे और जो वर्कशीट आपको जाती है वह आप रेगुलर करते रहेंगे।
आप जितने भी हमने ग्रामर के पाठ पढ़ाए हैं, वसंत पढ़ाया है, इन्हीं में से आपको पेपर आएगा और आप पढ़ते रहेंगे। आपने अपनी बुक तो ले ली होगी, आप उसमें अपनी बुक में भी भर सकते हो। बार बार प्रश्न पूछते हो, बात को ध्यान पूर्वक सुना करो कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक ग्रामर की लगी है, वसंत पाठ्य पुस्तक लगी है जो, और ग्रामर की बुक लगी है, उसमें आप ग्रामर की बुक में भी आप काम कर सकते हो। कि हमें ये नहीं है कि पेज पे काम करो, काम कहीं भी कर सकते हो, परंतु हमें उसकी एक क्लिक करके हमारे पास ग्रुप में जरूर भेज दिया करो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनना, खुश रहना, स्वस्थ रहना और माता पिता की आज्ञा का पालन करना। धन्यवाद।